विंडो शेयर करें। चलें जी, आज जो हमने टाइटल या टॉपिक या यूनिट या मॉड्यूल जो डिस्कस करना है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट वन। और मैं कहूँगा कि किडनी का जो सबसे सारे इम्पोर्टेंट है फंक्शन, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाउ द किडनी रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। ये हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम था जो हमने बिल्कुल स्टार्ट से इस यूनिट के लिए हमने देखा था कि हाउ द किडनी रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। तो आज हम इसके लिए हमें को 5-6 लेक्चर चाहिए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लेक्चर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में 2 लेक्चर उसके साथ मिला के देन वी विल ट्राई टू फिनिश इट। तो एसिड बेस बैलेंस में कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ चीज़ें आप जनरल सी पढ़ के आइएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ उसका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करना है कि व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस, व्हाट इज़ बफर, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, और बफर का क्या काम है, और कौन कौन से बफर हमारी बॉडी में है जो कि हमारी पीएच को मेंटेन करते हैं। और ऑफ कोर्स पीएच तो हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। हमने ये पता है कि एसिड्स उन केमिकल्स को कहते हैं जब भी उसको सॉल्यूशन में डाला जाए तो देन इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन डोनर आर कॉल्ड एसिड्स, और बेस उसको कहते हैं दैट कैन एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन आयन और दैट कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन, एक ही चीज़ है। सो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड जनरली एज बेस, and hydrogen release or hydrogen donors are called as acids। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक का वीक और स्ट्रॉन्ग के मायने से मुराद ये है कि व्हेन एवर एनी केमिकल इज एडेड इनटू अ सॉल्यूशन इनटू and if it releases hydrogen ion, so then it is called acid. But if the concentration of the hydrogen ion in the solution is much more, मीन्स जब भी आप किसी भी एसिड या बेस को, उसके सॉल्ट्स को जब आप किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो दो इक्विलिब्रियम में आता है। एक होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म और एक होती है डिसोसिएटेड फॉर्म। अगर हम ये देखते हैं कि अगर डिसोसिएटेड फॉर्म में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूशन में पाया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म फिर कम होगी। तो ऐसे केमिकल्स को, ऐसे एसिड्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स डोनेट करे, ज़्यादा से मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर दे अपने सॉल्ट से, तो वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहे और बड़े कम मिकदार में हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में रिलीज़ करें, हम उसको कहते हैं ये वीक एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब भी हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा से 90% तक वो HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन दे देता है और डिसोसिएट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड दें H2SO4 तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ करता है और कम मिकदार में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। तो हम कहते हैं कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो ऑर्गेनिक कार्बोनिक एसिड है, फ़र्ज़ कीजिए CH3COOH कार्बोनिक एसिड, उसको जब हम सॉल्यूशन फॉर्म में डालते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि उसमें सपोज अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होता है, बाकी 99 मॉलिक्यूल हम कहते हैं सपोज अनडिसोसिएटेड है। तो हम ये कहेंगे कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन डोनर जो है वो बड़ा कम दिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो वीक एसिड है और जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही एग्जांपल हम बेस पे ले लेंगे।
जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर ले फौरन, हम उसे कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन दे दें तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसी तरह वीक बेस और वीक एसिड्स की बात। अच्छा, अब जब हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन इतने कम मिकदार में हमारी बॉडी में होते हैं, इतनी कम मतलब मेजरेबल क्वांटिटी में होते हैं कि इसके लिए हमें बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बॉडी का देखें तो हमारी बॉडी में 40 नैनो कैवलेंट पर लीटर, नैनो कैवलेंट की बात कर रहा हूँ, 10⁻⁹ और जब आप इतने कम और इसके मुकाबले में बाइकार्बोनेट आयन को देखें तो वो 24 मिली इक्विवेलेंट है। वो मिली है, वो नैनो है, यानी माइक्रो से भी नीचे है। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम कोई सिस्टम बना लेते हैं, और वो जो हमने सिस्टम बनाया उसको कहते हैं पीएच सिस्टम। पीएच कुछ भी नहीं है बल्कि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का सिस्टम है। सोरेनसन ने इसको बनाया था और उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, चूंकि कि बड़ा ही कम मिकदार में होते हैं और अगर नैनो इक्विवेलेंट में है तो माइनस में होते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ लॉग में। तो ये वही है जिस तरह हमने अगर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो 101001 यानी 2 बेस में है। तो इसी तरह हमने भी ये किया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हमने लॉग में ले लिया। इसलिए मैं जब लॉग में लिया और चूंकि कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी और नेगेटिव में आ रही थी, तो हमने इसको नेगेटिव लॉग की बात कर ली। तो pH इज नथिंग, एक्चुअली इट इज ए मेजरिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हम इसको नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि -9 था और आपको पता है -9 हो तो फिर हम ऊपर ले जाते हैं इसको डिनोमिनेटर से, तो उसको इसलिए इसका द pH इज जस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, या आप कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हम नेगेटिव का वर्ड है तो हम P को कैप्स में नहीं लिखते, स्मॉल में लिखते हैं, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि ये नेगेटिव लॉग है। अच्छा, जब नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा काम उलट हो जाएगा। अगर एसिडिक सोल्यूशन हुआ, एसिडिक से मुराद है ज्यादा हाइड्रोजन आयन, ज्यादा हाइड्रोजन आयन, तो उसकी पीएच कम होगी क्योंकि नेगेटिव लॉग है, उलट हो गया फिर हमारा काम। और इसी तरह अगर पीएच अल्कलाइन है यानी 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कम होंगे, यानी हाइड्रोजन आयन ज्यादा तो पीएच कम, हाइड्रोजन कम तो पीएच ज्यादा। तो पानी की पीएच 7 है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि उतने ही हाइड्रोजन आयन दे रहा है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। क्योंकि हमने सारा काम ब्लड पे करना है तो हमें ये पता चला कि ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है। तो इसका मतलब है 7.4 का मतलब अल्कलाइन, ये पानी से ज्यादा अल्कलाइन है। जब अल्कलाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो पीएच वो कम होगी, तभी तो अल्कलाइन है ये। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 7.4 पे जब हमने ब्लड को चेक किया और अगर उसका 7.4 आ रही पीएच, तो जब हमने उसकी हाइड्रोजन आयन एक्चुअल में कैलकुलेट की तो वो 40 × 10⁻⁹ लीटर थी, मिलीमोल्स पर लीटर थी कंसंट्रेशन। तो इसलिए नैनो कैवलेंट, सॉरी मैं कह दूँ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो आर्टीरियल ब्लड में है वो 40 नैनो कैवलेंट पर लीटर है, नैनो कैवलेंट। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में पीएच 7.4 से बढ़ जाए, 7.6, 7.8, 7.9, इसको हम कह देते हैं अल्कलोसिस। मतलब ये कि हाइड्रोजन आयन का लेवल कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उलट है ना,
और इसी तरह if the concentration of the hydrogen ion is become higher and higher, this condition is called acidosis, but the pH is going downward from 7.4 to say 7. और हमें पता है कि 7 से अगर और नीचे चली जाए या 7.8 से और आगे चली जाए तो डेथ हो जाती है इंसान की, क्योंकि वो पीएच जो है वो अनटॉलरेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो सर्वाइवल रेंज है पीएच के लिए वो बहुत बहुत कम है। तो ये पीएच होगी। ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी पता चल गया, या हमें स्ट्रॉन्ग बेस भी पता चल गया। जी बेटे आप बताएं, कुछ समझ लगी आप लोगों को? यस सर। जी और बच्चों, फिर मैं आप कहेंगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। सर बुक में जो रेंज ऐसे लिखी है, मतलब वो क्या फ्यू आवर्स के लिए, जैसे 6.8 to 8? 6.8 to 8 ये उन्होंने लिखा कि इस पे सर्वाइवल ही नहीं है, डेथ विल बी देयर। ठीक है सर। ठीक है ना, डेथ विल बी देयर। एक मिनट होल्ड कीजिए। आगे चलें बेटे। अच्छा अब ये देखें ना, अगर हमारी बॉडी का पीएच इतने नैरो मार्जिन पे हमने रेगुलेट करनी है, अगर से 7.35 से 7.45 के रेंज में अगर हमारी बॉडी ने ये नॉर्मल रेंज में अगर अगर वर्क करना है, तो फिर ज़रूर हमारी बॉडी ने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किए होंगे जिसकी वजह से वो इस नैरो रेंज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये पीएच इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए बेटे इम्पोर्टेंट है हमारी पीएच कि तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं, वो इस लेवल पे काम करते हैं। और अगर कभी किसी अनफॉर्चुनेटली पीएच हमारी डेविएट कर जाती है, यानी चाहे ज़्यादा हो जाती है चाहे कम हो जाती है, यानी हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा हो गए तो एसिडोसिस है, अगर कम हो गए तो अल्कलोसिस है। यानी एसिडोसिस का मतलब पीएच मोर देन 7.4, दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। और अगर एसिडोसिस है तो इट मीन्स द पीएच बिकम लेस देन 7.4, लेकिन हाइड्रोजन आयन मोर देन 40 नैनो केवलेंट पर लीटर। तो इसकी वजह से सारे के सारे हमारे बॉडी के एंजाइम्स करने बंद हो जाते हैं। अगर ये बंद हो जाएंगे तो फिर बॉडी की डेथ हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है अपनी इस 7.4 टू 7.35 की रेंज को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये अब हमने देखना है। और हमें पता है ऐसी चीज़ें जो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करे उनको बफर कहते हैं। याद आया बेटे आपको कि बफर एक ऐसा मैकेनिज्म है, बॉडी का एक ऐसा होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है जो हमारी पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो एनीथिंग विच रेजिस्ट, अब कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं कर भी दे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेगा कि ऐसा मैकेनिज्म जो रेजिस्ट करे कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे ब्लड की पीएच में ना आए, बॉडी की पीएच में ना आए, उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज बफर्स। कैसे करता है बफर्स? बड़ा आसान, ये आपने की पॉइंट ज़हन में रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारी बॉडी में किसी ने डाल दिया तो हमारा बफर कोशिश करता है कि उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर दे, बस। यानी हमारा उसको कोशिश करता है कि वो उसको वीक एसिड में कन्वर्ट कर दे। और इसी तरह अगर किसी तरीके से हमारी बॉडी में एसिड की बेस कहीं एक्स्ट्रा आ गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस आ गई है, तो हमारा बफर क्या करेगा, उसको वीक बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बस ये बफर का मैकेनिज्म है। इसका मतलब है हमारे बफर के पास ये दोनों क्वालिटीज होंगी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करे या स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट करे। ये दोनों चीज़ें उसके पास, दोनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसके
अच्छा, अब अगर हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में अगर फर्ज कीजिए कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो हमें तो पहले पता हो कि कौन कौन से बफर्स हमारे बॉडी में अवेलेबल है। वो जब हमने गौर किया तो पता चला हमारी बॉडी में दो तरह के बफर सिस्टम अवेलेबल है। एक बफर सिस्टम जिसको कि अगर आप राइट साइड पे देखें तो हम कहते हैं केमिकल बफर सिस्टम, यानी ऐसा बफरिंग सिस्टम जो के केमिकल्स की वजह से हो या केमिकल्स हैं इसमें। और दूसरा हमारा वो सिस्टम जो कि फिजियोलॉजिकल बफर हो, यानी जिसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो बल्कि हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो। जो हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो तो हमने ये देखा है कि ऑर्गन हमारे दो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक को कहते हैं किडनी और एक को कहते हैं लंग्स। तो किडनी और लंग्स भी हमारी पीएच को रेगुलेट करते हैं, तो हम ये कहते हैं ये फिजियोलॉजिकल बफर्स हैं। और अगर वो बफर जो केमिकल में हो, और यानी इसका मतलब उसमें केमिकल इन्वॉल्व हैं, और वो केमिकल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं केमिकल बफर्स। और हमारी बॉडी में केमिकल बफर्स जो हैं वो बड़ी किस्म के हैं, लेकिन जनरली हमारी बॉडी में 3 किस्म के केमिकल्स बफर हैं। वन इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयन बफर्स, अगर देखें। सेकंड इज कॉल्ड एज फॉस्फेट बफर सिस्टम, और थर्ड जो है राइट साइड पे देखें इज कॉल्ड एज प्रोटीन बफर सिस्टम। अब ये सारे के सारे बेटे बफर सिस्टम जो होंगे वो ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर हों, और ये भी हो सकता है इंट्रा सेलुलर हों, और ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी हों और इंट्रा सेलुलर भी। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये सारे के सारे जो बफर सिस्टम है ये हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा हो जाए तो कम कर देते हैं, कम हो जाए तो ज़्यादा कर देते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे करते हैं। दूसरा अगर कहें तो लंग्स हैं, और लंग्स का काम ही एक ही है बेटे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना। और हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरअसल, अभी हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल एसिड है, लेकिन चूंकि कि ये गैस फॉर्म में है इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये वॉलेटाइल एसिड है, ये फिक्स्ड एसिड नहीं है। अगर ये वॉलेटाइल एसिड है और फिक्स्ड एसिड नहीं है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया, और एसिड ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं एसिडोसिस होगी। एसिडोसिस होगी तो हम कहते हैं पीएच कम हो गई, कम हो गई। और इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा लंग्स जल्दी से सांस लेना शुरू कर देता है ताकि हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी जल्दी निकाल सके। इसलिए हम कहते हैं कि अगर लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स में निमोनिया हो गया, कोरोना वायरस आ गया, वो लंग्स को डैमेज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल नहीं सकेगा बॉडी में से। जब वो निकालेगा नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब बढ़ना शुरू होगी, अभी तो हमने बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड, जब एसिड होगा तो हमारी बॉडी एसिडोसिस में आना शुरू हो जाएगी। जब एसिडोसिस में आना शुरू हो जाएगी तो फिर हमारी बॉडी की पीएच कम होना शुरू हो जाएगी। 7.4 से 7.35, 7.3, 7.29, और जूं जूं कम होती चली गई एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये डेथ होना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है किडनी। किडनी जाहिर है आपको पता है ये एक्सक्रीट करती है या चीज़ें रीअब्जॉर्ब करती है, और हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा आ गया हमारी बॉडी में तो किडनी कोशिश करेगी कि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करा दे, और अगर हाइड्रोजन आयन की बॉडी में कमी आ गई है अल्कलोसिस, तो हमारी बॉडी ये कोशिश करेगी कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट ना कराया जाए,
बल्कि हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करा के वापस ब्लड में फेंक दिया जाए और यूरिन में कम से कम हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह हमारा फिजियोलॉजिकल बफर्स और केमिकल्स बफर काम करते हैं। ये एक जनरल सी आपको बताया है। जी बेटे, समझ लगी आपको? यस सर। तो फिर हम ऐसा करते हैं, आज हम जनरल से हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल बफर्स और ये कितने किस्म के होते हैं और ये काम क्या करते हैं। ठीक हो गया बेटे? ओके। चलें, फर्ज कीजिए बेटे आपके पास 2 कंटेनर आ गए। हर एक कंटेनर ए कह लें जिसका कि लाइट येलो कलर का है, और दूसरे कंटेनर को बी कह लें कंटेनर, और वो ग्रीन कलर का है। हम दोनों ने इसमें ऐसा करें, कंटेनर एक में हमने पानी डाल दिया 1 लीटर, और कंटेनर बी में है हमने पानी की बजाय एक बफर डाल दिया। ठीक हो गया, सेम बफर डाल दिया। अब हमने क्या किया, दोनों में हमने एसिड डाला, 5 ml एसिड हमने दोनों कंटेनर्स में डाल दिया। 5 जब ml हमने एसिड HCl डाला दोनों के अंदर, तो फौरन हमने उसकी पीएच जब चेक की तो जो कंटेनर ए था उसकी पीएच कम होके 7 से 3 हो गई। तो ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन HCl है, उसने हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में दे दिए, हाइड्रोजन आयन फ्री आ गया। जितने हमने कहा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ही पीएच कम हो जाएगी और उतनी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि कंटेनर ए की एसिडिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसकी पीएच 7 से कम होके 3 हो गई। लेकिन जो कंटेनर बी था, जब हमने उसकी पीएच चेक की तो हमें पता चला उसकी पीएच 7 से कम होके 6.8 हुई। अब ये क्या मसला हुआ, हमने तो दोनों में ही HCl डाला था, दोनों में 5 ml HCl डाला, लेकिन हमने ये देखा जो बफर है जिसमें डाला उसकी HCl जो थी उसने उसकी पीएच को 7 से बहुत थोड़ा कम किया, सिग्निफिकेंटली कम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि बफर में कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो यूं ही हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में आए उसको उसने जकड़ लिया होगा, उसने उसको कैप्चर कर लिया होगा, उसने उसको टाई अप कर लिया होगा, उसने उसको मॉप अप कर लिया होगा, उसको फ्री फॉर्म में नहीं भेज रहा होगा। क्योंकि मुझे और आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में होंगे तो पीएच पे इफेक्ट करेंगे, अगर किसी के साथ कंजुगेटेड फॉर्म में है तो पीएच को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अब हमें ये ज़रूर पता है कि हमने कहा कि बफर में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हाइड्रोजन आयन को टेकअप करती है, और हमें पता है जो हाइड्रोजन आयन को टेकअप करे बफर में वो अल्कली होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस अल्कली ने इस हाइड्रोजन आयन को, जो HCl के आयन को जब बफर सिस्टम में था उसको कैच किया, और कैच करके उसको फ्री फॉर्म में रहने नहीं दिया बल्कि उसको एक वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। देखें बेटे, दोबारा वही वाली बात, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाला था उसमें अल्कली आई बफर से, और उस अल्कली ने उस स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए वीक एसिड में कन्वर्ट करने से हमारी जो पीएच है वो 7 से सिर्फ 6.8 कम हुई। जी बेटे, समझ लगी आपको? यस सर। हाँ, इसका मतलब है एक कंपोनेंट जो बफर का होगा वो हमारा होगा बेस, और वो बेस उस वक्त तक काम करेगी जब तक कि एसिड उसमें डालेंगे तो वो बेस काम करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड को उसने
वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमारा जो बफर वाला कंटेनर था उसकी पीएच 3 नहीं कम होके बन गई बल्कि 6.8 बन गई, जबकि कंटेनर ए में पानी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उसकी पीएच हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में ही रहे और फ्री फॉर्म से उसकी पीएच 7 से कम होके 3 हो गई। लेट्स सपोज हम एक उसी तरह एक और कंटेनर लेते हैं, वही कंटेनर एक में पानी डाल देते हैं और दूसरे में वही बफर डाल देते हैं। और अब हम उसमें क्या करते हैं, बजाय इसके एसिड डालें हम 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जिसको कि बेस कहते हैं हम, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमने उसमें बेस डाली तो उसके बाद जब हमने पीएच चेक की तो हमें पता चला जिसमें पानी था उसकी पीएच 11 हो गई और जिसमें बफर था उसकी पीएच सिर्फ बढ़ के 7 से बढ़कर 7.2 हो गई। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बफर वाला कंटेनर था, जब हमने OH आयन डाले, हाइड्रोक्सिल आयन डाले, तो हाइड्रोक्सिल आयन डाल के उसमें बफर में कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उस हाइड्रोक्सिल आयन को टाई अप कर लिया, पकड़ लिया, कैच कर लिया, मॉप अप कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, ताकि वो फ्री फॉर्म में हाइड्रोक्सिल आयन इतने ज़्यादा ना रहें। और हमें पता है कि जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, टाई करता है, मॉप अप करता है, न्यूट्रलाइज करता है, वो एसिड होता है। इसका मतलब उस बफर सिस्टम ने कोई एसिड दिया, यानी हाइड्रोजन आयन दिए, उस हाइड्रोजन आयन ने उस हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए फ्री फॉर्म में इतने हाइड्रोक्सिल आयन नहीं मिले, जिसकी वजह से उसकी अल्कलिनिटी इतनी नहीं बढ़ी जितनी के 7 से बढ़ के 11 होगी पानी में, बल्कि इसकी बढ़ी 7 से 7.2 अल्कलिनिटी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बफर में एक ऐसा सिस्टम भी अवेलेबल होता है जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस को सिर्फ वीक बेस में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको एसिड कहते हैं, वो एसिड हाइड्रोजन आयन दे देता है, वो हाइड्रोजन आयन वीक स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है। कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि बफर्स जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। एक कंपोनेंट होता है उसका एसिडिक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होता है उसका बेसिक कंपोनेंट। क्या करते हैं कि जब हमारे उस सॉल्यूशन में जिसमें के बफर हो, अगर गलती से एसिड आ गया तो वो बफर क्या करता है, अपना बेस दे देता है, डोनेट कर देता है बेस को, कि चलो भाई अब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड जो आया उसको न्यूट्रलाइज कर दो। और अगर उसी सॉल्यूशन में जिसमें बफर है कोई बेस आ जाती है तो फिर वो अपना एसिडिक कंपोनेंट आगे पेश कर देता है, डोनेट करता है कि ले जी अब ये जो बेस आई है उसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ उसके पास दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, एसिडिक भी होना चाहिए और बेसिक कंपोनेंट। सो द बफर इज ए केमिकल मिक्सचर ऑफ weak acid and weak base, so that whenever in any solution if strong acid is added, then buffer donate its base, and if in the solution acid is added then it give a base, and if the base is added in the solution then the buffer donate acid। तो इस हवाले से उसके पास दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। लेट्स सपोज बेटे हम ऐसा करते हैं कि केमिकल बफर में से कोई एक बफर सिस्टम हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे अपने फंक्शन को। ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes. चल तो केमिकल बफर ऐसा बफर है जो कि फिर तो सेकंडों में काम कर रहा होता हो, और सेकंड में जब काम करता है तो फौरन अपना टेम्पररी तौर पे उसको टाई अप या न्यूट्रलाइज या मॉप अप या कैच कर लेता है जब भी आप किसी सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं या बेस करते हैं। इसका मतलब है वो उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करता है, डू नॉट एलिमिनेट इट, रादर टाई अप करता है, ताकि उसकी पीएच जो है वो 7 से बढ़ के कहीं 11 ना हो जाए
और कहीं 7 से कम हो के कहीं 3 ना हो जाए, बल्कि उसको या तो 7.2 पे रखेगा या 6.8 पे रखने की कोशिश करता है। अब ये केमिकल बफर बेटे इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा हमारे जो अवेलेबल बफर हैं वो इंट्रासेलुलर बफर हैं। और इंट्रासेलुलर बफर में आपको पता ही है सबसे बड़ा बफर हीमोग्लोबिन है। जब हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंट्रासेलुलर बफर। वो क्या करता है, उसमें हीमोग्लोबिन होती है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है उसके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एंड फ्री होता है और एक साइड पे अमाइनो फ्री। तो इसलिए उसके पास दोनों को होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन को ले भी सकता है और हाइड्रोजन आयन को डोनेट भी कर सकता है। इसके अलावा आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट होते हैं, डीएनए में अगर आपको याद हो, या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों अवेलेबल होते हैं इंट्रासेलुलर फॉस्फेट, बोन में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो हाइड्रोजन आयंस को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर भी हमारे पास बफर सिस्टम होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम है वो 3 बफर सिस्टम है। वो जो बफर सिस्टम हमारी बॉडी के हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर बहुत ज़्यादा हैं, वो है बाइकार्बोनेट आयन बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और हम बारी बारी अब पढ़ेंगे कि ये कौन सा बफर सिस्टम किस तरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अच्छा, अभी हमने यही बात की कि बाइकार्बोनेट बफर कोई भी हो तो उसका एक एसिडिक कंपोनेंट होता है और एक उसका बेसिक कंपोनेंट होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, इसका जो एसिडिक कंपोनेंट है वो कार्बोनिक एसिड है और जो इसका बेसिक कंपोनेंट है वो बाइकार्बोनेट आयंस है। सो इट इज ए बफर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ carbonic acid as a weak acid and the other component is consist of bicarbonate ion which is a weak base. So that is why it's a mixture consist of weak acid and weak base. For example, अब हम ऐसा करते हैं, दोनों मिसालें लेते हैं। Let's suppose ये equations अगर आपको नजर आ रही हो, आपने उस पीछे उसमें क्या डाला था, जो पिछली एग्जाम्पल थी आपने HCl डाला था, और HCl इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन आपने उसमें डाला था। जब हाइड्रोजन आयन डाला तो वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिला, क्योंकि आपके बफर्स के पास वीक बेस अवेलेबल है। जब भी आप हाइड्रोजन आयन डालेंगे तो आपका बफर जो होगा अपनी वीक बेस डोनेट करेगा, और जब डोनेट की तो हमें पता है बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, और हमें पता है कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो आपके बफर ने सिस्टम ने बेसिकली क्या किया, द बफर आयन बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोजन आयन एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द वीक एसिड। और यही हमने तो पिछली डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसलिए जब वीक एसिड में पढ़ा तो वीक एसिड का मतलब है कम हाइड्रोजन आयन देने वाला। इसलिए आपने देखा पिछली एग्जांपल में कि हमने जब एसिड डाला था तो जिसमें बफर था तो उसने उसकी पीएच 7 की बजाय 6.8 कर दी, 3 नहीं की उसकी डाउन करके। क्यों नहीं की कि आपने बाइकार्बोनेट आयन उस बफर ने अपने डोनेट कर दिए, और डोनेट करने की वजह से उसके पास जो हो गया वो वीक एसिड बन गया, सिर्फ कम में पीएच को डाउन किया, 7 से सिर्फ 6.8। लेट्स सपोज सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में आपने क्या किया, कोई हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा डाल दिए, आपने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन डाल दिए, या आपने उससे हाइड्रोजन आयन ले लिए उस बफर सिस्टम से। जब बफर आप सिस्टम से आपने बेस ज्यादा डाली तो क्या हुआ, वो जो
वीक एसिड था अब आपका, उसने फौरन हाइड्रोजन आयन दे दिए, और वो जो हाइड्रोजन आयन दिए वो आपकी जो बेस थी, जो हाइड्रोक्सिल बेस थी, वो उसको उसके साथ न्यूट्रलाइज हो गए। इसका मतलब जब भी आप बेस डालेंगे किसी में, तो बेस ने क्या करना है, बफर ने क्या करना है, अपना एसिडिक कंपोनेंट डोनेट कर देना है, और एसिडिक कंपोनेंट डोनेट होके वो हाइड्रोजन आयन देगा। वो हाइड्रोजन आयन जो होगा वो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक वीक बेस में। तो हमने फिर यही तो पढ़ा है कि बफर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट करता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन बफर है, और ये बाइकार्बोनेट आयंस बफर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करता है। जी बेटे, समझ लगी आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन अभी तक आप पूछना चाहें काइंडली? नो सर। चलें आगे चलें, अब दूसरा बफर सिस्टम पढ़ लें। जी। अच्छा बेटे, मैं इस बफर सिस्टम सेकंड पढ़ने से बाद में मैं एक और चीज, लेकिन दी सेकंड बफर सिस्टम इज कॉल्ड एज फॉस्फेट बफर सिस्टम। अगर फॉस्फेट बफर सिस्टम को देखें तो ये भी एक मिक्सचर होगा एसिडिक कंपोनेंट का और बेस का, जैसे कि हमने पिछले वाला देखा है कि वो भी मिक्सचर था कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस का, यानी वीक एसिड का और वीक बेस का। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है ये फॉस्फेट बफर सिस्टम है, वो भी वीक एसिड है, लेकिन इसमें जो वीक एसिड है दैट इज कॉल्ड एज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, H2PO4। ठीक है, और इसमें जो वीक एसिड है, वीक बेस है, वो है मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट यानी HPO4-2। अब उसी तरह आप समझ लें कि पुरानी जो मिसाल थी जिसमें हमने कहा था कि अब क्या डालना है उसमें, अब हम समझ लें कि उस कंटेनर में, पहले कंटेनर में हमने ये फॉस्फेट बफर डाला है, बाइकार्बोनेट बफर नहीं डाला। ये फॉस्फेट बफर उसी तरह, फर्ज कीजिए आपने हाइड्रोजन आयन एक्सेस में डाले हैं, किसी तरीके से HCl डाला है, तो HCl ने क्या करना है, फौरन इस बफर ने अपनी बेस दे देनी है। लुक इनटू दिस वीक बेस, उसने अपनी वीक बेस डोनेट कर देनी है। जो ही वीक बेस डोनेट की, ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बना। ये क्या है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट? भाई ये तो वीक एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फेट बफर ने स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया अपनी बेस डोनेशन देके। ठीक हो गया। अब आप दूसरा समझ लें, फर्ज कीजिए आपने कोई बेस आपने एक्स्ट्रा इसमें डाल दी, जब बेस डाली तो अब इसका मतलब है उस बफर ने अपना एसिडिक कंपोनेंट अपने आप को पेश करेगा, डोनेशन में देगा, और वो एसिडिक कंपोनेंट तो है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। वो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट उसने दिया तो क्या बना दिया, उसने वीक बेस बना दी। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से उसने वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारी है। राइट बेटे, समझ लगी? यस सर। अच्छा, अगर बेटे आप इसको देखते चले जाएं तो आपको ये पता होगा, अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे एक पी के वैल्यू का पता चल रहा है। कोई बताएंगे बेटे पी के वैल्यू? आपने पहले सुना ये वर्ड पी के वैल्यू? यस सर। अच्छा देखिए, हर बफर की एक कैपेसिटी होती है। देखिए, अगर आप किसी बफर में, अगर मैं इस मिसाल में दोबारा चलता चला जाऊं, ये वाली मिसाल में, एसिड वाली मिसाल में, फर्ज कीजिए मैं इस मिसाल में कह रहा हूँ एसिड डालता चला जा रहा हूँ, डालता चला जा रहा हूँ, डालता चला जा रहा हूँ, तो इस एसिड में बफर में डालने से मेरा वीक बेस डोनेशन में जा रही है। इसका मतलब मेरे बफर की वीक बेस कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही है।
और मेरे उस बफर में वीक एसिड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा सारे की सारी बेस खत्म हो जाएगी। अगर मेरी सारी की सारी बेस खत्म हो गई तो फिर तो मेरा बफर ही खत्म हो गया एक किस्म का। फिर उसमें मैं थोड़ा एक कतरा भी अगर HCl का डाल दूंगा तो उसने फौरन फिर मेरी 7 से कम करके pH 3 कर देनी है। आप कहेंगे आप बफर तो अवेलेबल है, फिर क्यों उसने 6.8 क्यों नहीं की? बेटे वो इसलिए नहीं की कि उसका सारे का सारा बेस तो आप यूटिलाइज करवा दिया। अब उसके पास वो बेस बची नहीं है डोनेशन देने के लिए। जब डोनेशन देने के लिए वो कंपोनेंट ही नहीं बचा तो फिर इसका मतलब आपका सारे का सारा बेस एग्जॉस्ट हो गई, वेस्ट हो गई, खत्म हो गई, यूटिलाइज हो गई। अब आपका वो बफर तो अवेलेबल है लेकिन बफर का वो कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए फिर मैं कहूँगा मेरे बफर की एक जो अहम चीज़ कैलकुलेट करें तो वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो भी बड़ा मिकदार, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसका मतलब है अगर मैं एक अच्छा बफर रखना चाहता हूं तो मेरे पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि 50% आधी मिकदार उसके एक कंपोनेंट की और आधी मिकदार मेरे पास दूसरे कंपोनेंट की, यानी 50% मेरे पास वीक एसिड हो और 50% मेरे पास वीक बेस हो। फिर कंसंट्रेशन होगी तो फिर मैं कहूँगा मेरा एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग, उसकी कैपेबिलिटी है बफरिंग करने की। जब इस तरह की बात करता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि उसको फिर मैं पी के वैल्यू कहता हूं। पी के वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस पीएच पे, जिस पीएच पे मेरी 50% मेरे पास वीक एसिड वाला कंपोनेंट इंग्रेडिएंट अवेलेबल है और 50% मेरे पास वीक एसिड वाला कंपोनेंट, यानी मेरे पास दोनों कैपेबिलिटीज बराबर की अवेलेबल है। जब बराबर की अवेलेबल हैं तो उस वक्त चाहे मैं एसिड उसमें डालूं चाहे मैं बेस उसमें डालूं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज हैं कि दोनों को मैं कंट्रोल कर सकूं। और उस दोनों को कंट्रोल करने पे जब मैंने देखा तो उस वक्त कोई पीएच को मैं फिर पीएच नहीं कहूँगा बल्कि पी के वैल्यू कह दूंगा। और पी के वैल्यू मुझे सिर्फ ये बता सकती है कि वो एक मैक्सिमम लिमिट उस एक ऐसी साइट है या ऐसा पॉइंट है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसके पास 50% जो है वो एसिडिक कंपोनेंट अवेलेबल है और 50% बेसिक कंपोनेंट, मीन उसके पास दोनों कैपेबिलिटीज मैक्सिमम लेवल पे पड़ी हुई है। जब हमने इसलिए मैं जब दोनों की पी के वैल्यू को चेक करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि फॉस्फेट की पी के वैल्यू 6.8 है जबकि बाइकार्बोनेट आयंस की पी के वैल्यू 6.1 या 6.2 है। और मुझे पता चलता है कि जिसकी पी के वैल्यू ब्लड के करीब होती है वो अच्छा बफर सिस्टम होता है। यहां से मुझे ऐसे नजर आया कि फॉस्फेट बफर अच्छा बफर सिस्टम है क्योंकि इसकी पी के वैल्यू ब्लड की पी के वैल्यू पीएच के बड़े करीब है, जबकि ब्लड की पीएच 7.4 है, ये 6.8 है, तो इसका मतलब ये बड़ी करीब है, ये ब्लड के लिए अच्छा बफर सिस्टम हो सकता है। जबकि फॉस्फेट बफर जिसकी 6.2 है या 6.1 है, ये अच्छा बफर सिस्टम कंपैरेटिवली ऐसे लगता है नहीं है फॉस्फेट बफर से, क्योंकि इसकी पी के वैल्यू 6.1 है जो कि ब्लड की पीएच 7.4 से बहुत दूर है। लेकिन हमने ये देखा है कि इट्स अ वेरी गुड बफर इन किडनी ओनली। फॉस्फेट बफर इज अ वेरी गुड बफर इन किडनी ओनली, but it's not a very good buffer in the blood. Whereas the bicarbonate ions buffer is a very good buffer in the blood and not a very good buffer in the kidneys. तो मेरा फिर आपसे सवाल है why? ये अब आपने सोच के मुझे आना है। नेक्स्ट टाइम ये पेपर में मैं भी दूंगा कि why the bicarbonate ions is a very good buffer system
in the blood. Why not the phosphate? Whereas the pK value of the phosphate is very close to the pH value of the blood. राइट बेटे, समझ लगी? ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपको. एंड द लास्ट वन इज द प्रोटीन बफर सिस्टम. और ये अभी हमने पढ़ा कि ये हीमोग्लोबिन में होता है और ब्लड आरबीसी के अंदर होता है. और आपको पता ही है कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. तो ये हाइड्रोजन आयन ले भी सकता है और हाइड्रोजन आयन दे भी सकता है. एंड क्वांटिटी वाइज देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो बफर की है वो इंट्रासेलुलर है और वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में है. तो विद दिस वन वी कंक्लूड दिस वन. तो इसका मतलब ये हुआ कल हम करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे अब रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम, यानी नेक्स्ट टाइम हमने केमिकल बफर सिस्टम कर लिया. आज हमने 4 चीज़ें पढ़ ली. व्हाट इज़ पीएच नंबर 1. दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये हमने पढ़ लिया. फिर हमने पढ़ लिया कि पीएच होती क्या है, एसिडोसिस क्या होती है, अल्कलोसिस क्या होती है. और फिर हमने पढ़ लिया बफर्स क्या है और कितनी किस्म के बफर्स हैं. हमने कहा 2 तरह के, फिजियोलॉजिकल बफर, केमिकल बफर. फिर हमने पढ़ लिया केमिकल बफर्स 3 तरह के हैं, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और प्रोटीन्स बफर. और फिर इनका काम क्या है और फिर साथ ही हमने पी के वैल्यू कर ली. ठीक बेटे? कोई बेटे आप पूछना चाहें कोई क्वेश्चन? जी बेटे, सही है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस. चलें बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके पेपर भी आ रहे हैं तो फिर आप हमें बता दीजिएगा. पेपर के बारे में फिर डिस्कशन कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन हों, क्योंकि नेक्स्ट वीक इज़ द लास्ट वीक. तो इसमें फिर हम पेपर का स्टाइल भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? और कैसे पेपर लेना है वो भी डिस्कस कर लेंगे. यस सर. चलें, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे. फिर इंशाल्लाह ताला मिलें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़ सर.